हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा आपके फिजिक्स पार्ट 1 का लेसन नंबर 7 जो आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल लगभग लेसन नंबर 7 से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, चाहे परिभाषा, चाहे न्यूमेरिकल, चाहे डेरिवेशन से जरूर पूछता है। इसलिए ये पार्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको आज ये पार्ट शुरुआत करने जा रहा हूँ शुरू से। और इस पार्ट का नाम है आपका, मैं बता दूं आपको, इस लेसन का नाम है, लेसन है आपका 7 फिजिक्स, फिजिक्स क्लास 12। आपका लेसन का जो नाम है आपका, वो लेसन है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है आपके, जो है पहला वाला जो फिजिक्स है उसमें का ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग हम लोग लिखेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है और ये इम्पोर्टेंट वाली हेडिंग है। इसमें कि ये हेडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप हेडिंग लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ। तो हेडिंग है आपकी पहली, इस लेसन की पहली हेडिंग है आपकी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ये हेडिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है, पर आप घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझ में आएगा। बहुत डीपली कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा, आप भी कर लेंगे। तो इस हेडिंग को हम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे और चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग चित्र कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसको बी से दिखाएंगे। ठीक, और इसमें हम बनाएंगे कुंडली, एक कुंडली हम लोग बनाएंगे। ये कुंडली हो गई और अब इस कुंडली को जो है, इस कुंडली का नाम हम लोग रख देंगे ABCD और इस कुंडली को हम लोग घुमाएंगे। इस कुंडली को हम लोग इसके अक्ष के परितः घुमाएंगे और ये कुंडली को हम लोग मान लेते हैं कि यह कोणीय वेग ओमेगा से ये घूर्णन कर रही है, घूम रही है। ठीक है, और हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कुंडली के फेरों की संख्या n है, कुंडली के फेरों की संख्या n है और इस कुंडली और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण जो है वो थीटा है। कुंडली और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। तो आप माना फलाना ढेकाना यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना कि एक माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली ABCD को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। माना फेरों की संख्या n है और चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच जो है कोण थीटा है। इतना आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, जब हम इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे
ऐसे ऐसे घुमाएंगे जब, तो बताइए कुंडली को जब हम इसमें घुमाएंगे तो इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस कुंडली के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स, क्या लिखेंगे, कुंडली के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स, कुंडली के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स, तो कुंडली के द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स क्या होगा, ध्यान से देखिए, फाई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट में, याद करो। तो फाई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता था कि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच बना कोण है, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और जान लेंगे कि यहाँ पे थीटा जो दिया है और इस कुंडली का जो है कोणीय वेग ओमेगा दिया है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, आपको 11 में बताया गया होगा, आप याद करिए। आपको बताया गया था कि कोण बटा समय बराबर होता है कोणीय वेग, यानी कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बताओ थीटा का मान अगर निकालेंगे तो बताओ इस टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो टी का मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। चलो अब ये थीटा का मान यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा के जगह पर जब ये वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लगाएंगे जो है अवकलन, क्या लगाएंगे, अवकलन। तो हम लोग अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है। समय के सापेक्ष क्यों अवकलन हो रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें जो है अवकलन करेंगे तो समय के सापेक्ष करेंगे, ठीक। चलिए तो हम लोग अब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे बताओ इस फाई का जब हम अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो क्या होगा, बोलो डी फाई बाई डी टी होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब बराबर यहाँ पे देखो जब इसका करेंगे तो बताओ डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुंडली का मतलब क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, और अवकलन में कांस्टेंट पहले ले लेते हैं, ठीक। तो अवकलन में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे बी ए, और ये डी बाई डी टी जो होगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी के साथ आएगा, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। अवकलन में जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा जो है हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है समझ लीजिए। अवकलन में एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यही यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जब हम लोग इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर, यहाँ पे हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा बी ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी तो ये हो गया, लेकिन अब ये जो ओमेगा टी है इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओमेगा टी में ये टी क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए, ठीक है।
तो अब जब हम इन दोनों का अवकलन करेंगे, ओमेगा टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो आएगा आपका ओमेगा। ठीक है, ओमेगा आएगा। अब इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा डी फाई बाई डी टी बराबर आपका आएगा बी ए माइनस बी ए साइन ओमेगा टी ओमेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे लिख दो, कहीं भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि गुणे में हम लोग आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। लेसन नंबर 6 में आपको एक चीज बताई गई होगी, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था, देखिए, मान लेते हैं हम लोग, माना कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई है। क्या मान लेते हैं हम लोग, उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई है। ये हमने माना है, ठीक है ना, ये हमने माना है। तो आप याद करिए, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में, लेसन नंबर 6 में आपको बताया गया था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट में बताया गया था कि ई बराबर विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। बोलो, ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था, बताया गया था ना। तो अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब कुछ नहीं करना है, बस डी फाई बाई डी टी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये जो डी फाई बाई डी टी के बराबर ये वाला मान जो आया है, इस मान को उठा के यहाँ पे रख देना है, डी फाई बाई डी टी की जगह पे रख देना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ठीक, देखिए यहाँ पे ई इक्वल्स टू क्या है, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी की जगह पे तो हमें वो रखना है। चलो देखो, डी फाई बाई डी टी जहाँ पे है वहां पे हमें ये वाली चीज रखना है। कौन सी चीज, ये वाली चीज रखना है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी ए साइन ओमेगा टी ओमेगा, हो जाएगा ना। चलो अब यहां से देखो क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एन बी ए, ओमेगा को पहले ले लेते हैं, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हमें तो ये हो गया कुंडली के सिरों के बीच जो है, सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये हो गया। अब हम लोग इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालेंगे कि कुंडली के जो सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल आया है वो अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है ना, तो आप नोट पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में आप ये लिखिएगा कि माना कुंडली, माना यहाँ पे लिख देते हैं, माना अधिकतम विद्युत वाहक बल, माना अधिकतम विद्युत वाहक बल ई मैक्स या ई नॉट। अधिकतम विद्युत वाहक बल को हम चाहे तो ई मैक्स करके लिखिए, चाहे ई नॉट करके लिखिए, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि बताओ ये जो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न आया हुआ है, यह अधिकतम कब होगा, ये अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब साइन ओमेगा टी का मान, जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम होगा, जब इस चीज का मान अधिकतम होगा तो हमारा विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। तो अब तुम बताओ साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम कब होता है, कब होता है, बोलो जल्दी से, कब होता है,
मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको अधिकतम होने के लिए साइन का सबसे अधिकतम मान कौन सा होता है, ध्यान से देखो, इसको हमें यहाँ पे साइन ओमेगा टी को, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, +1, और साइन ओमेगा टी को हमें प्लस होना पड़ेगा, कब, अधिकतम विद्युत वाहक बल होने के लिए। ठीक, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये मान यहाँ पे उठा के रखेंगे तो क्या होगा, अब ये अधिकतम विद्युत वाहक बल ई मैक्स बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एन बी ए ओमेगा, साइन की जगह पे क्या लिखना है, साइन ओमेगा टी की जगह पे 1 लिखना है, क्योंकि हम लोग अधिकतम विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान से देख लो, एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर हमेशा के लिए क्लियर, ठीक है ना। चलो देखो ई मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा एन बी ए ओमेगा, ये आपका क्या आया है, ई मैक्स यानी अधिकतम विद्युत वाहक बल, ये क्या आया है, अधिकतम विद्युत वाहक बल, और यही हमें निकालना होता है। सवाल वाल अगर आता है इस पर, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे हमेशा ये पूछेगा, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल, क्या पूछेगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है। या इस फार्मूले को ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई मैक्स लिख रहे हैं चाहे ई नॉट लिखो, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं, तब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो मान आया है ई मैक्स का मान कितना आया है, एन बी ए ओमेगा, क्या आया है, एन बी ए ओमेगा। अब ये जो है मान जो है उठा करके अगर हम लोग समीकरण नंबर में इसकी जगह पे रख दे, इस वाली जगह पे, तो समीकरण की स्थिति क्या होगी, ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समीकरण 1 से, क्या लिख रहा हूं, समीकरण 1 से, अब ये वाला मान जो है मैं उठा के कहां पे रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में, चलो रखता हूं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका E इक्वल टू, ध्यान से देखना, एन बी ए ओमेगा बराबर कितना है, ई मैक्स, एन बी ए ओमेगा बराबर कितना है, ई मैक्स या ई नॉट, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों का मान चाहे ये वाला उठा के जब यहाँ पे रखोगे तो बताओ एन बी ए ओमेगा बराबर ई मैक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ई मैक्स, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रख दिया हमने ये वाला एन बी ए ओमेगा बराबर ये था, और इसको हमने यहाँ पे रख दिया उठा के यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी, ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई इक्वल टू, या यहाँ पे लिख देंगे, या ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आया है आपका, ये जो आया हुआ है, ये आपका आया है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला आया है, ठीक है। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, आपको जहां पर भी ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख लीजिए, आराम से समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग खींचेंगे जो सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसमें और समय में, सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल और समय में हम लोग खींचेंगे ग्राफ, ठीक है। हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे इसके बाद, तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, ले लिए, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे विद्युत वाहक बल यानी E और T के बीच ग्राफ करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच ग्राफ करेंगे। देखते हैं दोनों के बीच ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग लगाएंगे, एक छोटी सी प्यारी सी हेडिंग लगाएंगे आप,
हेडिंग होगा आपका क्या, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या होगी। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे कि विद्युत वाहक बल, छोटी सी हेडिंग है, विद्युत वाहक बल और समय के बीच ग्राफ, समय के बीच ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत वाहक बल और समय के बीच ग्राफ कैसा होगा, ठीक। तो इसमें करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका समीकरण लिखेंगे, विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखेंगे, ठीक है। देखो, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या आया था आपका, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, यही आया था, बोलो यही आया था ना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सारणी बनाएंगे, क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। सारणी किसका किसका बनेगा, बोलो, विद्युत वाहक बल और समय के बीच, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें ग्राफ तो उन्हीं के बीच करना है, तो अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद फिर हम लोग अपना कार्य करेंगे ग्राफ वाला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समय, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समय, और यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत वाहक बल, यानी EMF। विद्युत वाहक बल को EMF भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी E, ठीक। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग समय को हम लोग एक मतलब रेशियो मान करके हम लोग समय को बांटते हैं, ठीक है ना। कोई भी रेशियो मान के बांट सकते हैं आप, आपकी मर्जी। जैसे मान लो अगर 100 मिनट है तो 100 मिनट को हम किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 25-25 मिनट, 20-20 मिनट, ठीक है ना, कैसे भी आप बांट सकते हैं। तो उसी तरह मैं समय को मतलब बांट रहा हूँ, ठीक है ना, समय को। जैसे देखो, हम लोग समय को लेते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, समय हम लोग 0 लेंगे, तो बताओ जब समय 0 होगी तो उस पर कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा नहीं, है ना, छोड़ो। अब समय का हम लोग क्या लेंगे, समय का हम लोग लेंगे 1/4, समय का 1/4 लेंगे, तो समय का 1/4 कितना होगा, बोलो, समय का 1/4 कितना होगा, T/4, क्या होगा, T/4, भाई T माने समय और 4 का मतलब 1/4, ठीक। चलो, अब हम लोग समय का लेते हैं 1/4 होगा, समय का आधा, समय का क्या करेंगे, आधा, आधा का मतलब जो भी समय लग रहा है उसका आधा, ठीक। अब समय का आधा हो गया, अब समय का 3 गुना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, 1/3, ठीक। समय का 1/3 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 25-25 यहाँ 75, ठीक है ना। 75 को जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3T/4, 3T/4 हो जाएगा, ठीक, उसका 75%, ठीक। उसके बाद में हम लोग लेंगे मतलब 100%, यानी T, फिर उसके बाद में समय ले लेंगे। अब किसी भी समय का हम लोग क्या लेंगे, 100% हो गया तो 125% लेंगे, तो 125% में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5T/4 हो जाएगा। अब 25% के बाद किसी भी समय का हम लोग और क्या लेंगे, 150% लेंगे, तो 150% कितना होगा आपका, तो यहाँ पे वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे 150% कितना होगा, 3T/2 हो जाएगा आपका 150%। अब हम लोग इसके हिसाब से हम लोग विद्युत वाहक बल को यहाँ पे भरेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या मिला, फार्मूला हमारा है, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक, E=E0 साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, ओमेगा बराबर होता है 2π/T, यानी ये जो कैपिटल टी है ये आवर्तकाल है, यहाँ पर जो ये स्मॉल टी था ये समय था, तो ये जो हमने लिया है यहाँ पे कॉलम में समय लिया है, यानी स्मॉल टी लिया है,
स्मॉल टी लिया है यानी समय यानी आवर्तकाल के रूप में लिया है। अब आवर्तकाल क्या होता है इसको हम आगे लेक्चर में बताएंगे आपको, ठीक। अभी आप इतना याद रखिएगा कि ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है। तो अब ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी जब यहाँ पे रखेंगे तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट साइन, यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे ये रखेंगे 2 पाई/टी और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से बारी बारी रखेंगे तो पता चलेगा हमें कि पहले समय पे कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इस समय पे कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इस समय पर कितना विद्युत वाहक बल हो रहा है, इस समय पर कितना विद्युत वाहक, यानी सब समय पे हम लोग रख के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना विद्युत वाहक बल किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग रखते हैं, सबसे पहले हम लोग समय 0 रखेंगे। तो जब हम लोग समय को यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए समय की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग 0 रखेंगे टी की जगह पे जब, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए साइन 2 पाई/टी और इंटू 0 और ये पूरा हो जाएगा साइन 0। और जब साइन 0 होगा तो यहाँ पे ई नाट आएगा, तो ई नाट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ई नाट, क्योंकि साइन यहाँ पे ये 0 होगा तो साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान जब 1 होता है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ई नाट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 ही होना चाहिए, क्योंकि 0 यहाँ पे गुणा करके 0 बना देगा हाँ साइन को। अरे साइन 0 को 0 होना है, चलो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, T/4 रख करके T/4 पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो T की जगह पर हमें क्या रखना है, T/4 रखना है। तो ई नॉट इक्वल टू रखेंगे साइन 2 पाई/टी और यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे रखेंगे T/4। तो T/4 जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए T से T कट गया, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 का मतलब क्या हुआ, 90 अंश, साइन पाई/2 का मतलब हुआ 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई नॉट और इंटू हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे ई की वैल्यू कितना फाइंड, ई नॉट फाइंड हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई नॉट। उसके बाद अब हम स्मॉल टी की जगह पे T/2 रख के देखेंगे कितना विद्युत वाहक बल यूज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा नहीं यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे अब क्या रखना है, T/2 रखेंगे। तो T/2 रखेंगे तो क्या होगा, T से T डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आया साइन 180। साइन पाई का मतलब क्या हुआ 180 है। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर रखेंगे हम लोग स्मॉल टी की जगह पे क्या रखेंगे 3T/4 रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, नहीं होगा यहाँ पे ये लेना है 2 पाई/टी, 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे हमें क्या रखना है, ये वाली चीज़ रखना है, कहाँ गया 3T/4, क्योंकि यहाँ तक हम लोग रख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3T/4, 3T जब 4 रखेंगे तो यहाँ से T से T डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा साइन 3 पाई/2 और यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट और ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन 3T। अब यहाँ पे अब जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है पाई/2 हो रहा है यानी 90 डिग्री, यहाँ पे कितना हो रहा है 270 डिग्री हो रहा है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री पर मान कितना हो रहा है साइन 270 डिग्री का मान से देखने पे क्या पता चला आपको, सबसे पहले विद्युत वाहक बल जब हमने 0 समय था तो विद्युत वाहक बल 0 था, अब प्लस ई नॉट हुआ, फिर उसके बाद में 0 हुआ, फिर माइनस ई नॉट हुआ, अब इसके बाद क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अब इसके बाद जब हम लोग निकालेंगे, इसके बाद निकाल लीजिए आपको देखना है। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई/टी, स्मॉल टी की जगह पे ये वाला रखना है, तो ये हो जाएगा T से T डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन 2 पाई यानी साइन 360, साइन 360 की जो वैल्यू होती है वो +1 होती है, साइन 360 की वैल्यू +1 होती है, और नहीं
साइन 360 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जब 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब सेम वही वही चलेगा, 0 से e, फिर यहाँ पे हो जाएगा E0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर माइनस E0, इस प्रकार से आता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, साइन का जो है हमने निकाला सारणी। अब हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आकृति बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे बीच में होगा 0, बीच में इस प्रकार से होगा, इसमें समय को डिवाइड कर देंगे पार्ट में। यहाँ पे कौन सा रखेंगे, t/4 रखेंगे, t/4, और यहाँ पर होगा आपका t/2, यहाँ पर आपका होगा 3t/4, यहाँ पर आपका होगा t, और यहाँ पर आपका होगा 5t/4, यहाँ पर आपका होगा 3t/2। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये समय है, ये समय का ग्राफ है, और ये विद्युत वाहक बल है। इधर यहाँ से 0 से ऊपर लेंगे तो प्लस E0, और 0 से नीचे लेंगे तो माइनस E0। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल, जब हमने 0 समय लिया तो विद्युत वाहक बल कितना था, 0 पे था। जब हमने समय 0 लिया था तो विद्युत वाहक बल 0 था। अब जब हमने समय का 25% लिया, यानी t/4 लिया, तो फिर क्या हुआ, विद्युत वाहक बल जब हमने t4 लिया तो कितना आया, प्लस E0 आया, यानी यहाँ पर आ गया, ये आया। विद्युत वाहक बल पहले 0 था, जब हमने समय इतना लिया तो यहाँ पर आ गया। अब जब हमने t/2 लिया तो t/2 पर विद्युत वाहक बल 0, तो अब आ गया, देखो विद्युत यहाँ पर आ गया 0 पे। अब उसके बाद में हमने जब t/4 लिया तो आ गया माइनस E0। देखिए यहाँ पर माइनस E0 है तो माइनस E0 नीचे की ओर आएगा। फिर वहाँ पे जब हमने t लिया तो आ गया 0, फिर आ गया 0 पर। अब यहाँ पे आ गया प्लस E0, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस E0 आ गया, क्योंकि E0 आ रहा है प्लस। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया 0, फिर 0 पे आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप ग्राफ बनेगा, और ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये साइन का ग्राफ है ना, तो साइन का ग्राफ थोड़ा सा कर्व ग्राफ होता है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता है साइन का। तो साइन का ग्राफ कैसे खींचते हैं हम लोग, सीधे सीधे ऐसे नहीं मिला सकते हम लोग इसको। साइन का कर्व जो होता है ना वो वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। तो साइन का कर्व इसलिए हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इस प्रकार से ऐसे चलता जाएगा। ये देखिए आपका हो गया ग्राफ। और ये जो ग्राफ है आपका, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो विद्युत वाहक बल है वो देख रहे हैं समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो समय के साथ जब ये बदल रहा है तो हम लोग यहाँ पर जो है इसका एक नया नाम दे देते हैं, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल समय के साथ बदल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक नया नाम देते हैं विद्युत वाहक बल को, जिसका नाम है, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, इसका नाम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यहीं से जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यहीं से आपका पाठ का शुरुआत होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो पता चला आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, पता चला। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जब विद्युत वाहक बल का मान आप देख रहे हैं ग्राफ के अनुसार, समय के अनुसार ये लगातार बदल रहा है, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर 0 से न्यूनतम, फिर 0 से फिर यहाँ से अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0, यानी समय के साथ ये लगातार 0 से अधिकतम मानों के बीच समय के साथ बदल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कह रहे हैं परिवर्ती विद्युत वाहक बल। इसलिए यहाँ से एक का नया नाम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज अब हम लोग जानेंगे क्या होता है। आपको इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए अब, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या लगाएंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज।
क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज? अभी अभी आपने देखा ग्राफ के थ्रू आपने देखा कि कोई भी विद्युत वाहक बल समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा था, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम परिवर्तित हो रहा था। इसलिए हमने इसका नया नाम दिया था प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो आप हेडिंग लगा लीजिए छोटी सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज? आइए जानते हैं हम लोग। आप लिखेंगे ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ लगातार जीरो से अधिकतम मानों के बीच परिवर्तित होता रहता है, उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। किसे कहते हैं? ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ लगातार जीरो से अधिकतम मानों के बीच परिवर्तित होता रहता है, उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए आप कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं, किससे दिखाते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, आपने पढ़ा था ना, E=E0 साइन ओमेगा टी, उसी प्रकार से ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो हो जाएगा V=V0 साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा। और अगर इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो इसका ग्राफ यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ। ये है 0, ये है प्लस V0 और ये है माइनस V0। यहाँ पे जो है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि साइन कर्व है इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? V=V0 साइन ओमेगा टी, और ये जो है ये वाली जो लाइन है इस समय के रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। तो आप हेडिंग लगाइए। अब आप हेडिंग लगाइए एक प्रत्यावर्ती धारा। क्या लगाएंगे हेडिंग? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हेडिंग लगाएंगे आप प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है V=V0 साइन ओमेगा टी, वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है उसका भी मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज पढ़ा है उसका मान समय के साथ जीरो और अधिकतम मानों के बीच लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी बंद परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण
प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए। ठीक, इसको आप लिखेंगे पॉइंट में, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जैसे आपने पढ़ा V V0 साइन ओमेगा टी, सेम इसी प्रकार से I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी। ये होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये जो है इसके लिए जो है आज का जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, कल अगले लेक्चर में आपको इसके आगे की चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक।